हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कुदरती, जैसे हमारा चांद। इसके लिए भारत की अंतरिक्ष यात्रा से बेहतर कहानी क्या हो सकती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, ये भी कई तरह के होते हैं, सबका अपना अपना एक खास काम है कि स्पेस मिशंस जो हमसे इतनी दूर अंतरिक्ष में होते हैं वो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आज इसी जटिल दुनिया को थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि इन अभियानों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से तुरंत बात कर सकते हैं। जीपीएस हमें कहीं भी किसी भी अनजान शहर में रास्ता दिखा देता है, और तो और किसी बड़े तूफान के आने से पहले ही हमें चेतावनी मिल जाती है। आखिर ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे सिर के ठीक ऊपर उस गहरे विशाल अंतरिक्ष में छिपा है। यही वो एक अनदेखी ताकत है जो हमारी इस मॉडर्न दुनिया की पूरी मशीनरी को चला रही है। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि स्पेस हमारी दुनिया को पावर कैसे देता है। ये एक ऐसा अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऐसी नींव है जिस पर हमारी आज की जिंदगी टिकी हुई है। इसी ने तो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज यानी एक वैश्विक गांव बना दिया है। ये स्पेस मिशंस एक अनदेखे नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इन्हीं की वजह से हम कहीं भी किसी से भी बात कर पाते हैं। हमारी उंगलियों पर इंटरनेट के जरिए सारी जानकारी मौजूद है। इतना ही नहीं, बाढ़ या तूफान जैसी आपदाओं की जानकारी हमें पहले ही मिल जाती है। और हाँ, देश की सुरक्षा के लिए निगरानी रखने से लेकर जमीन के नीचे छिपे खनिज और तेल का पता लगाने तक सब कुछ यहीं से होता है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? ये सब मुमकिन होता है उन मशीनों से, उन उपकरणों से जिन्हें हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। और इस पूरी कहानी का जो असली हीरो है वो है सैटेलाइट। देखिए, सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कुदरती, जैसे हमारा चांद जो सदियों से धरती के चक्कर काट रहा है, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, मतलब इंसानों के बनाए हुए सैटेलाइट्स जिन्हें हम किसी खास मकसद से अंतरिक्ष में भेजते हैं, जैसे कि स्पुतनिक जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, ये भी कई तरह के होते हैं, सबका अपना अपना एक खास काम है। जैसे मौसम सैटेलाइट हमें बताते हैं कि कल का मौसम कैसा रहेगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे फोन कॉल्स और इंटरनेट को चलाते हैं, और नेविगेशन सैटेलाइट्स की वजह से ही गूगल मैप्स काम करते हैं। भारत के भी अपने सैटेलाइट्स हैं, जैसे इनसैट, जीसैट और IRNS सीरीज, जो ये सारे काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाता कौन है? इस काम के लिए हमें जरूरत पड़ती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट होते हैं। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करते हैं, यानी हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। रॉकेट नीचे की तरफ जोर लगाता है और इसी वजह से वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। अच्छा, तो जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वो वहां यूं ही आवारा नहीं घूमता, वो एक तय रास्ते पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस रास्ते को ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। आप इन्हें एक तरह से आसमान में बने अनदेखे हाईवे समझ सकते हैं, जिन पर ये सैटेलाइट्स अपनी अपनी लेन में चलते हैं। ये हाईवे पृथ्वी से अलग अलग ऊंचाइयों पर होते हैं। जो सबसे नजदीक वाला हाईवे है उसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO, बीच वाले को मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO, और जो सबसे दूर है उसे कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट यानी HEO। हर ऑर्बिट का अपना एक खास काम होता है। जैसे लियो में आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप जैसी चीजें मिलेंगी। मियो वाला हाईवे GPS जैसे नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और HEO का इस्तेमाल ज्यादातर टीवी ब्रॉडकास्ट और मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स करते हैं। तो मतलब ये है कि किसी भी मिशन की कामयाबी के लिए सही ऑर्बिट चुनना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, और इसके लिए भारत की अंतरिक्ष यात्रा से बेहतर कहानी क्या हो सकती है जो सच में बहुत प्रेरणा देती है। भारत ने स्पेस में कुछ कमाल की चीजें हासिल की हैं। साल 2008 में हमने चंद्रयान-1 को चांद पर भेजा, और फिर 2014 में हमारा मंगलयान कामयाबी के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। चंद्रयान-1 की सबसे बड़ी खोज ये थी कि इसने दुनिया को पहली बार पक्के तौर पर बताया कि चांद पर पानी है। सोचिए,
भारत वो पहला देश बना जिसने ये खोज की। हम शायद दूसरों के बाद पहुंचे, लेकिन हमने वहां जाकर कुछ ऐसा ढूंढा जो किसी ने नहीं ढूंढा था। और मंगलयान मिशन की तो बात ही कुछ और है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक का सफर पूरा कर लिया। ये एक ऐसी कामयाबी है जो दुनिया के बड़े बड़े स्पेस पावर भी पहली बार में हासिल नहीं कर पाए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये मिशन बहुत ही कम लागत में पूरा किया गया था। ये इसरो की काबिलियत को दिखाता है कि कैसे कम बजट में भी बड़े बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो भारत की कहानी हमें यही सिखाती है कि स्पेस में सफलता के लिए बड़े बजट से ज्यादा बड़ी सोच और इनोवेशन की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम सितारों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ खड़ी हुई है। ये हमारे स्पेस मिशंस का एक ऐसा नतीजा है जिसके बारे में शायद हमने पहले सोचा नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ स्पेस डेब्रिस की, यानी अंतरिक्ष के कचरे की। ये वो पुराने सैटेलाइट्स हैं जो अब काम नहीं करते। रॉकेट के बेकार हो चुके हिस्से और टक्करों से बने छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अब कबाड़ की तरह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2016 में ही 1 सेंटीमीटर से बड़े करीब 2 करोड़ टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आज ये संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। तो ये जो अंतरिक्ष का ट्रैफिक जाम है, ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी काम करते हुए सैटेलाइट से टकराकर उसे तबाह कर सकता है। ये अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की जान के लिए एक बड़ा खतरा है और ये भविष्य में नए मिशन लॉन्च करने को भी और ज्यादा मुश्किल और खतरनाक बना रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहे हैं, इस आसमानी हाईवे को, इस ब्रह्मांडीय पिछवाड़े को साफ रखने की और आने वाले मिशनों के लिए रास्ता सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?